गाड़ी में बैठे बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरी सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी मुझे देर से लाम के किस्से सुनाए जा रहे थे। वो लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात ही बात पर खीखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाया करते। और मैं क्या कह रहा सी, अंग्रेज होंगे बड़े पिद्दी से तो मैं 6 फुट का जवान उन्होंने उन्हें डूई में छुटा के एक नु फेंका सीधे ते एक नु लाड़ में डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक आदमी बड़ा हंसमुख था। उसका मेरे पास वाली सीट पर बैठे दुबले से बाबू के साथ काफी देर से हंसी मजाक चल रहा था। वो दुबला सा बाबू मुझे पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि वे बीच बीच में आपस में पश्तो में बात किया करते थे। मेरी दाईं और कोने में एक बुढ़िया मुंह से ढाके बैठी थी और वो देर से माला जपे जा रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 1-2 लोग और होंगे, पर वो स्पष्ट मुझे याद नहीं। धीमी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ी जा रही थी। डिब्बे के अंदर लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया था। बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की सी लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्र दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन्हीं दिनों पाकिस्तान बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे कि ना जाने भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। मेरे सामने बैठे सरदार जी मुझसे देर से एक ही प्रश्न पूछे जा रहे थे। वो जी बंटवारे के बाद जिन्ना साहब कितना जाएंगे? बंबई में रहेंगे या पाकिस्तान में चले जाएंगे? जी बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बंबई छोड़ देने में क्या तू? और जी अपने गुरदासपुर का किया हाल है? भगवान जाने भाई। अभी एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान आजाद हो जाने का। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम आजादी की तैयारियां भी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। शायद जहलम का स्टेशन पीछे छूट गया था जब एक पठान ने अपनी पोटली खोली और कुछ उबले हुए मांस और नान की रोटी निकालकर दुबले से बाबू की ओर आग्रह करने लगा। बाबू, ओ बाबू, खाएगा? खा ले जालिम, हम जैसा हो जाएगा। बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल को तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। ओए, हमारे हाथ से नहीं रहता है तो अपने हाथ से उठावे। खुदा कसम बकरे का गोश्त है, किसी और चीज का नहीं। ओ गंजूर के तुम्हें अब कौन देखता है? हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा। हमारे साथ बोटी तोड़ा, हम तुम्हारे साथ दाल पिएगा। ओए, कितना बुरा बात है, कितना बुरा बात है। हम लोग खाता है, ये हमारा मुंह देखता है। कितना बुरा बात है। ओ जी इसलिए नहीं लांदा क्योंकि तुम अभी सो के उठे हो और अभी पोटली खोल दी। ना जाने सोते वक्त हाथ किच्चे किच्चे गए होंगे। क्यों बाबू, और कुछ तो कर लिया ना? ए बाबू, तुम मांस नहीं खाता, इधर क्या करते हैं? जाओ जनाना डिब्बे में बैठो। जाओ जाओ। अरे बाबू, तुम हमारे पास आके बैठो। आओ जालिम, किस्सा खाने की बातें करेंगे। तभी गाड़ी किसी स्टेशन पर जा रुकी और नए मुसाफिरों का रहना अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए रुकी थी,
पर छूटने से पहले एक छोटा सा हादसा हुआ। मेरे ही डिब्बे से एक आदमी नीचे पानी लेने उतरा था और वो नल पर जाकर लोटे में पानी भर ही रहा था कि डिब्बे के अंदर वापस भाग आया। छल छलाते लोटे से पानी गिर रहा था। वो जिस ढंग से भागा था उसने अपने आप में ही बहुत कुछ बता दिया था। मैं ऐसे घबरा के भागते लोगों को पहले भी देख चुका था। देखते ही देखते पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चालू था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो पक्का गड़बड़ है। कहीं कुछ था, लेकिन क्या, कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका हूं, इसीलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी मैं भाग गया था। भागते व्यक्ति, खड़ाक से बंद दरवाजे, घरों की छतों पे खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, ये सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से मुझे कोई शोर सुनाई दिया। ओ भाई, कहाँ घुसा रहे हो? अरे दिखता नहीं है, डब्बे में जगह नहीं है। बाहर निकालो इसे। बाहर निकल, अपने बाप का घर समझ के रखा है। बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो। अरे कौन इसे अंदर घुसने दे रहा है? बाहर निकालो। वो देखता नहीं है, इधर जगह नहीं है, अंदर घुसे चला आता है। तो भागो इधर से। भाईजान, अबे जा तू भी ले आ। बाहर निकाल इसे। ओए, देखता नहीं है, इधर जगह नहीं, निकल इधर से। भाईजान मेरे पास टिकट है, मैं बेटी कट नहीं हूँ। देख भक्तो, आने दो। बेटी तू यहाँ आके बैठ जा, ऐसे तैसे सफर काट लेंगे। आजा, यहाँ आजा। भाईजान, भगाओ, भगाओ, भगाओ। देखता नहीं है, इधर जगह नहीं। जालिमो, आने जाने दो। देखता नहीं है, निकल इधर। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया। तुम्हारे दिलों में दर्द मर गए हैं क्या? औरत थी उसके साथ। चुप कर बुढ़िया, वरना तुझे भी उठा के बाहर फेंक देगा। हाँ हाँ, फेंक देंगे। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को नांगते हुए आगे बढ़ाई थी। डिब्बे में एक व्याकुल सी चुप्पी थी। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया। पठानों का विरोध कर पाने की उसमें हिम्मत ना हुई। वो देखो, आग लगी है, नगर जल रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़। पीछे प्लेटफॉर्म पर भी लोग भाग रहे थे। पक्का दंगा हुआ। बोलो, पक्का दंगा हुआ। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ाई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर पीछे दुबले बाबू की ओर देखा तो उसका चेहरा पूरा पीला पड़ा था। उसके माथे पर पसीने की परत ऐसी जैसे मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अपनी अपनी सीट पर बैठे सभी मुसाफिरों ने अपनी आसपास की सीट पर बैठे सभी मुसाफिरों का एक जायजा ले लिया है। डिब्बे में तनाव छा गया। लोगों ने बोलना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान एक साथ नीचे की ओर देखे चले जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली, पहले से ज्यादा संकित सी लगी। लगभग यही स्थिति गाड़ी के हर एक डिब्बे में व्याप्त हो रही थी। जवाब सुनने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिक्कों की चुप्पी और भी गहरी पड़ गई। एक पठान ने अपने वास्कट की जेब में हाथ डाला और नस्वार की डिब्बियां निकाली और नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी नस्वार चढ़ाने लगे। जब गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंची तो वहां पर भी सन्नाटा था। गाड़ी सहसा आगे बढ़ी तो खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने जाने की आवाजें आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू उठा और उठकर 2 सीट के बीच में फर्श पर जाके लेट गया। इस पर पठानों ने टिटोली थी। वो बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट से उठकर नीचे लेटता है। मर्द जात को बदनाम करता है भाईजान। भाईजान, ऐसा आदमी को हम नीचे नहीं सोने देगा। ए बाबू, उतरो और अगले डिब्बे में जाके बैठो। जनाना में डब्बे में जाओ जी। जनाना में बैठो।
मगर बाबू की हाजिर जवाबी उसके कंठ में सूख चली थी। थोड़ी देर बाद वो खुद उठा और उठकर वापस सीट पर बैठ गया और देर तक कपड़े से धूल झाड़ता रहा। लेकिन वो क्यों नीचे फर्श पर जाकर लेट गया था? शायद उसे डर था कि गाड़ी में बाहर से पथराव होगा या गोलियां चलेंगी। शायद इन्हीं कारणों की वजह से खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी ज्यादा रहस्यमय और भी ज्यादा अनिश्चित हो गई। किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले नजर आते। ऐसा लगता है जैसे कोई नगर जल रहा है। अरे अरमान पूरा निकल गया, अरमान पूरा निकल गया। ओ बाबू, बाबू चिल्लाता क्यों है? इधर उतरेगा तुम? खींचो जंजीर, खींचो भाईजान, खींचो जंजीर, खींचो। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और गाड़ी की एकरस रफ्तार टूट गई। कुछ खटाखा सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। अमृतसर आ गया, शहर आ गया। अबे वो पठान के बच्चे नीचे उतर, तेरी माँ की इधर आ साले। अरे बाबू क्या हुआ? हमको बोला। हाँ साले तुझको बोल रहा हूँ, हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे। ए बाबू बकर बकर नहीं करो, खंजीर के तुक हम तुम्हारा जुबान खींच लेगा। साले गाली देता है। बस इवन लड़ने दे। थोड़ी देर का सफर बाकी है। आराम में बैठो। सरदार जी हमने क्या किया? सभी उसको निकालता, हमने भी निकाला और ये इधर हमको गाली देता है। साले तेरी बिना लात ना तोड़ी तो कहना गाड़ी चला बाप की है। रे चिंदी चौकी आराम नाल बैठ जाओ। जब दे बंदे हो कुछ तो खौफ करो। साले तू अपने घर में बड़ा शेर बन रहा था ना, अब बोल ना। रुक साले, तू रुक, छोड़ो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। मैंने डिब्बे के अंदर झांक कर देखा, वो दुबला बाबू मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच तीनों पठान अपनी अपनी पोटली उठाए डिब्बे से बाहर निकल गए और अपने अन्य पठान साथियों के साथ गाड़ी के दूसरे डिब्बे में चले गए। तभी मुझे किसी और से दुबला बाबू आता दिखाई दिया। निकल गए साले, सबके सब निकल गए। तुम लोगों ने जाने क्यों दिया? सबके सब बुज़दिल हो, नामर्द कहीं के। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। इन्हीं हिचकोलों में मैं खुद उगने लगा था। तभी मुझे पिछले दरवाजे की ओर से कुछ खरोचने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई लाठी से दरवाजा खरोच रहा है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरे साथ औरत जा रही है, गाड़ी निकल जाएगी, दरवाजा खोलो। अरे कह दिया ना जगह नहीं है, गाड़ी पे से उतर जा। ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो भाई साहब। अरे बोला ना गाड़ी में जगह नहीं है, उतर जाना। दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। शुक्रिया भाई। साले! या अल्लाह। कटे पेड़ के भांति वो नीचे जा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो छड़ फेंक देना चाहता है, पर फेंक नहीं पा रहा है। जैसे उसके हाथ उठ ही नहीं रहे थे। बाबू के शरीर में एक हरकत हुई और उसने छड़ को डिब्बे से एक झटके में बाहर फेंक दिया। फिर डिब्बे में घूमकर दाएं बाएं देखा, फिर अपने कपड़ों की ओर ध्यान से देखा, फिर अपने दोनों हाथों की ओर, और फिर एक एक करके दोनों हाथों को अपने नाक के पास ले आया और उन्हें सूंघा।
मानो जानना चाहता था कि कहीं उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। दबे पांव चला। किसी ने भी जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाई दह भी उसकी मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की सी लहरियां उठी। सुबह सुबह सरदार जी अपना बदन खुजलाते खुजलाते उठे। बड़े जीवित वाले हो बाबू, मानना पड़ेगा। तुम्हारे डर के कारण पठान तो अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गए। अगर होता तो तुम एक न एक का पठान के सिर तक दर्द कर ही देते। क्यों? जवाब में बाबू मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी की ओर देखता रहा। अमृतसर आ गया था।